एयरफोर्स एनडीए की डेली फिजिक्स क्लास में आपका अभिनंदन है। और इस क्लास में हम रेगुलरली एट रैंडम कहीं से भी प्रश्न उठा के लाते हैं और उनको आपको हल करवाते हैं, और ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। तो आइए, आज दूसरा दिवस है इस श्रृंखला का और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके साथ हम हल करते हैं। एक प्रश्न लिखा है, समान द्रव्यमान समान मोटाई की दो डिस्क हैं। समान द्रव्यमान M1 M2, समान मोटाई T1 बराबर T2, और जो पदार्थ का नाम है वो डिस्क है बेटा। ठीक है, पदार्थ के जो घनत्व हैं, यानी पदार्थ की जो आकृति है वो डिस्क है, और पदार्थ के जो घनत्व हैं, घनत्व वो है D1 व D2, ये बराबर नहीं है। कहता है यदि दोनों डिस्कों के जड़त्व आघूर्ण I1 व I2 हों तो I1 और I2 का रेशियो क्या होगा। I1 बटा I2 वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है D1 बटा D2, दूसरा ऑप्शन है D2 बटा D1, तीसरा ऑप्शन है D1 बराबर D2, और चौथा ऑप्शन है D1 D2 रेशियो 1। ये तो डिस्क का जड़त्व गुण हम सब लोगों को आता है, क्योंकि डिस्क का, अब हम उसमें व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि डिस्क का किस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ले रहे हैं, क्योंकि कॉमनली जो जड़त्वाघूर्ण लिखा जाता है वो घूर्णन अक्ष के लंबवत, घूर्णन अक्ष के परितः और तल के लंबवत ही होता है। यानी जैसे ये डिस्क है और ये ऐसे घूम रही है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण मोस्टली दिया होता है। बाकी तो हमें कहीं से भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है, तो हम समांतर अक्षों और लंब अक्षों की प्रमेय के माध्यम से कहीं का भी जड़त्वाघूर्ण कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्क का जड़त्वाघूर्ण सामान्यतः आप जानते हैं, डिस्क का जड़त्वाघूर्ण I बराबर होता है बेटा हाफ mr²। दो डिस्क हैं, सिंपली I1 बटा I2 बराबर, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे आप हाफ mr² बटा हाफ mr², तो मॉस दोनों के सेम है, रेडियस दोनों की सेम नहीं है क्योंकि ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अब आप कहेंगे बेटा कि मोटाई दोनों की सेम है, तो बेटा मोटाई अलग बात है और रेडियस अलग बात है। मोटाई का मतलब ये विथनेस है, ये विथनेस है मोटाई, तो इसका सेंस अलग बात है, और अगर ये गोल होती इसकी रेडियस का सेंस अलग बात है। हमें अगर r1² बटा r2² की वैल्यू मिल जाए तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो मिल जाएगा। r1² बटा r2² की वैल्यू हम कहाँ से लाते हैं ये बात हम देखेंगे, और हमने इसको ऑफलाइन बैचेस में भी आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए मास दोनों के सेम है, हम यहीं से कॉन्सेप्ट उठाते हैं, मास दोनों के सेम है। अगर मास दोनों के सेम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, ये घनत्व हो गए, घनत्व भी अलग अलग हैं। और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एरिया इंटू मोटाई, एरिया इंटू मोटाई, और इंटू D1 बराबर एरिया इंटू मोटाई और उसकी डेंसिटी। बेटा दोनों की मोटाई सेम है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है, ये कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं पाई r1², या कैपिटल लेटर्स में अगर आप लिखना चाहें पाई r1² D1 बराबर पाई r2² D2, ये कैंसिल हो जाएगा। r1² बटा r2² बराबर D2 बटा D1। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ r1² बटा r2² रख रहे हैं वहाँ आप D2 बटा D1 रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में आइए, इस इक्वेशन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं D2 अपॉन D1, और यही हमसे पूछा भी जा रहा था कि I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी होती है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल प्योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आप सबको याद कर लेने चाहिए।
ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, गोली कोस का व्यास के परितः जड़त्व गुण। ये कपड़ा दे दो। गोली के कोस का व्यास के परितः जड़त्व गुण तो देखते हैं, गोली कोस का व्यास के परितः जड़त्व गुण क्या होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। गोली कोस का व्यास के परितः जड़त्व गुण, गोली कोस का व्यास के परितः, ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट करते रहना चाहिए। जड़त्व गुण क्या होता है, जबकि इसका मास आप m मान लीजिए, इसकी रेडियस आप r मान लीजिए। हमारे पास ऑप्शंस दिया हुआ है mr², सेकेंड ऑप्शन हमको दे रखा है mr²/2 और थर्ड ऑप्शन हमको दे रखा है 2/5 mr² और ये ऑप्शन दे रखा है 2/3 mr²। तो इसमें हमको पहचानना है गोली कोस का व्यास के परितः जड़त्व गुण। गोली कोस का जो उसके व्यास के परितः जड़त्व गुण होता है, वो जड़त्व गुण इनमें से कौन होता है हमें पहचानना है। बेटा थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, वैसे याद करने का विषय है ये, लेकिन फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। गोली कोस और ठोस गोले में क्या अंतर है आप सब जानते हैं। अगर आप कॉर्क वाली बॉल की बात करें तो कॉर्क वाली बॉल जिसमें हम खेलते हैं वो ठोस गोले का उदाहरण हो सकती है, और जो आप बॉल खेलते हैं रबर वाली बॉल, जो लोग हम लोग अपने घरों में क्रिकेट में जो यूज करते हैं वो है गोली कोस, अर्थात खोखला गोला है अंदर, उसके अंदर जो है सॉलिडिटी नहीं है। तो ये दोनों में अंतर होता है। mr² किसका जड़त्व गुण है हमें आना चाहिए। mr² किसका जड़त्व गुण होता है, ये वलय का होता है या ये छल्ले का होता है। ठीक है, वृत्ताकार वलय या छल्ले का जड़त्व गुण होता है mr²। हाफ mr² किसका होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में यूज किया, डिस्क का होता है। 2/5 mr² किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का होता है। ठीक है, तो बचता हमारे पास कौन है, 2/3 mr², और यही गोली कोस का होता है। याद रखिएगा, गोली कोस का जड़त्व गुण होता है उसके व्यास के परितः 2/3 mr²। तो ये तो याद करने वाली बात थी, लेकिन मेरे ही साथ आपको याद करते हुए चलना है। 2/3 mr² गोली कोस का जड़त्व गुण। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक कैपिटल एम द्रव्यमान है इस रॉड का, और हर जगह रॉड सर्वत्र सम है, कहीं मास कम और ज़्यादा नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन भी मायने रखता है। मास एक समान होगा तभी हम इस तरह की थ्योरम्स का यूज कर पाएंगे, कहीं पतली कहीं मोटी, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग अलग हो जाएगा तो फिर हम ये जो साधारण नियम हैं, नियमों से जो है हम जड़त्व गुण कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल ये रॉड है और ये इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली जो है कोई अक्ष है, इसे हम घूर्णन अक्ष कह सकते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है, और इसके एक कोने से यहाँ से ये पूरी इतनी L/2 होगी, इतनी और इतनी और L/2 है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें इस अक्ष के परितः जड़त्व गुण निकालना है जो कि इस कोने से L/3 दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है,
L/3 दूरी पर स्थित है। ये कहाँ से जा रही है घूर्णन अक्ष? ये जा रही है द्रव्यमान केंद्र से, इसे बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। लेकिन हमें आज द्रव्यमान केंद्र से के अक्ष के परितः गुजरने वाली अक्ष के परितः जो है जड़त्वाघूर्ण नहीं निकालना है, बल्कि हमें इस CD अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालना है, ठीक है ना। तो इस CD अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस हमारे पास लिखे हैं 7/8 ml², अगला ऑप्शन लिखा हुआ है ml²/9, अगला ऑप्शन लिखा हुआ है ml²/12। आप सभी लोग गेस कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन लिखा हुआ है ml²/3। अगर आप वीडियो को उसी टाइमिंग पर देख रहे हैं जिस टाइमिंग पर क्लास चलती है, क्लास आप जानते हैं 6:30 बजे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है। अगर आप ठीक उसी समय पे ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइव चैट, उसमें एक ऑप्शन होगा, लाइव चैट में अपने डाउट आप बता सकते हैं और हम उन डाउट का तुरंत आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप उस लाइव चैट पे क्लिक करेंगे, अपने आप आपको चैट्स दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये सेंटर ऑफ मास है और हम सभी जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण पतली छड़ का होता है ml²/12 होता है। और यहाँ पर हम समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय से, की प्रमेय से ये हो जाएगा I बराबर ICM + M, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो हमें देखना पड़ेगा। ये L/3 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक L/2 है, तो इतने बीच का हिस्सा आएगा L/2 - L/3, तो ये आ जाएगा L/6। तो ml²/6 सॉल्व कर लेते हैं। ICM की जगह पर रखेंगे ml²/12 प्लस ml²/36, और इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे 12×3 = 36, 4×9 = 36, ml²/9 आंसर आएगा। देखिए आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है। 36 एलसीएम हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 ml² + ml² एंड दैट विल बी 4 ml²/36, और ये होगा ml²/9। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आप सबको बता दें सभी क्लासेस एयरफोर्स की टाइमली चलती हैं, इंग्लिश की भी चलती है, रीजनिंग की भी चलती है, रागा की भी चलती है। तो आप सब कोचिंग का टाइम टेबल देख सकते हैं और कोचिंग के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लॉकडाउन में भी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे उपग्रह पर सेकेंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। सेकेंड लोलक सब लोग जानते हो, क्या जानते हो? सेकेंड लोलक का, अगर हम पृथ्वी तल पर बात करें तो पृथ्वी तल पर सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 सेकेंड। आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। आपको बताया भी था हमने, ऐसा लोलक जिसका पृथ्वी तल पर आवर्तकाल 2 सेकेंड हो जाता है, ऐसे लोलक को हम सेकेंड लोलक कहते हैं। लेकिन अगर इसी लोलक को हम किसी उपग्रह पर लेकर के चले जाएं तो क्या वो सेकेंड लोलक कहलाएगा? क्या उसका आवर्तकाल 2 सेकेंड ही रहेगा, या 0 हो जाएगा, या अनंत हो जाएगा, या कहा नहीं जा सकता? चलिए देखते हैं। पहली चीज तो पृथ्वी तल पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। T बराबर 2π√L/g, ठीक है मेरे भाई। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ये 4 है, 4 = मान लो
अगर इसका हम स्क्वायर करें तो ये टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अगर हम इसका वैल्यू 1 मीटर ले लें, यानी पृथ्वी तल पर हम एक ऐसे सिंपल पेंडुलम की कल्पना कर रहे हैं जिसकी प्रभावी लंबाई 1 मीटर है। अगर इसकी हम प्रभावी लंबाई 1 मीटर मान लेते हैं तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर बटा जी, और पाई स्क्वायर का आप स्क्वायर करेंगे तो 9.81 आता है, और जी का इस वैल्यू रखेंगे तो 9.81 आता है, दोनों डिलीट हो जाएंगी, यानी टी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। यहाँ पे प्लस माइनस 2 सेकेंड से मतलब नहीं है, टाइम पीरियड है तो 2 सेकेंड इसका आंसर आएगा। समझ आई बात? बात ये नहीं है कि सेकेंड लोलक को सेकेंड लोलक क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे अंदर एक इमेजिनेशन आती है ना कि सेकेंड लोलक का नाम सेकेंड लोलक रखा गया है क्योंकि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 1 सेकेंड होना चाहिए। लेकिन ऐसे सेकेंड लोलक का नाम सेकेंड लोलक क्यों रखा गया जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड है? तो वहां से परिभाषा नहीं निकल रही है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि जब हम प्रभावी लंबाई 1 मीटर लेके देखते हैं तो जो लोलक के आवर्तकाल की टाइमिंग आती है वो 2 सेकेंड आती है। जो लोलक के आवर्तकाल की टाइमिंग आती है वो 2 सेकेंड आती है। तो एक्चुअली बात यहाँ है, तो आपको 2 चीजें पता हुई, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी तल पर 2 सेकेंड होता है और केवल पृथ्वी तल पर ही 2 सेकेंड होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको यह भी समझ में आया कि लोलक की प्रभावी लंबाई कितनी ली जाती है, 1 मीटर। आओ हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम उपग्रह पर, और अगर चंदा मामा हो यानी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हो, इफ यू टॉक अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट अवर अर्थ, तो वहां तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पृथ्वी पर प्रेक्षित ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का 1/6 टाइम्स होता है। लेकिन बाकी जितने भी उपग्रह कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं उन सभी पर स्मॉल जी का प्रेक्षित मान 0 होता है। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो टी बहुत बड़ा हो जाएगा, टी इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब एक चक्कर अनंत समय में पूरा होगा। इसका मतलब यह है कि दोलन होने ही बंद हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ दोलन होने ही बंद हो जाएंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो उपग्रह पर किसी भी सेकेंड लोलक के आवर्तकाल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। ऑप्शंस में आपके पास लिखा हुआ था 2 सेकेंड अनंत, 2 सेकेंड अनंत, लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर, लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर, और नन ऑफ दीज। मेरे बच्चे, एक बहुत खूबसूरत बात इसमें यह भी आ गई कि लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर। देखिए ध्यान रखना, लोलक के द्रव्यमान पर भी पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, बशर्ते द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि जो धागा लटकाया गया है, जो डोरी लटकाई गई है, उसकी प्रभावी लंबाई इसके भार के प्रभाव से ना बढ़े। इसीलिए परिभाषा में आप कहते हैं सूक्ष्म किंतु भारी कण को लंबाई में ना बढ़ने वाले, और भारी कण जरूर हो लेकिन सूक्ष्म हो। इसका अर्थ यह है कि डोरी से बांधने पर, यानी इस तरह से जब आप उसको हैंग करते हैं तो हैंग करने पर यहां से जो सेंटर ऑफ मास की यहां से डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बहुत ना होने पाए, नहीं तो उसको एल में जोड़ना पड़ जाएगा, और ऐसा करेंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसीलिए परिभाषा में कहते हैं कि यदि हम सूक्ष्म किंतु भारी कण को लंबाई में ना बढ़ने वाले पूर्ण लचकदार धागे से बांधकर लटका दें तो यह व्यवस्था सरल लोलक कहलाती है। सिंपल पेंडुलम में ऐसे शब्दों का आप यूज करते हैं, ऐसे शब्दों का आप चयन करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग पर छोड़ी गई है। पृथ्वी पर से अगर छोड़ी गई होगी, जो मिसाइल है, मिसाइल का वेग कम है पलायन वेग से, और घटना पृथ्वी तल पर ही होगी, और पृथ्वी तल के लिए बिल्कुल फिक्स है पलायन वेग
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जिसको ना आता हो यह भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है और उससे कम किसी मिसाइल को भेजा गया है, तो डेफिनेट सी बात है पलायन वेग और पलायन ऊर्जा से हमारा मतलब है वह ऊर्जा, वह न्यूनतम आवश्यक वेग जो किसी पिंड को देने पर वो धरती को छोड़ करके अनंत में चला जाता है। और इसके लिए कंफर्म है कि वो पिंड धरती को छोड़कर तभी जाएगा जब उसको कम से कम इनिशियल स्पीड 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड में दी जाए। अदरवाइज वो पिंड धरती को नहीं छोड़ पाएगा, धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा। और हमने आप सबको पढ़ाया है E बराबर ऐसी दशा में किसी भी पिंड की जो बाइंडिंग एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगी GMEM/R करके, और इस तरह से हम मान लेंगे कि ये किसी कक्षा में यहाँ पृथ्वी तल से कुछ हाइट पर है और ये पृथ्वी का सेंटर है। यहाँ से टोटल रेडियस हम R मान सकते हैं, ये पिंड है M और ये धरती का मॉस है ME। इस तरह से इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो -GMEM/R है। और ये एनर्जी तब तक पॉजिटिव नहीं हो सकती जब तक ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अनंत में ना चला जाए। ये जीरो ही उस समय होगी, जीरो ही उस समय होगी जब पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। यानी जब तक ये पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर रहेगा तब तक इसकी एनर्जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, जीरो होगी या कुछ भी हो सकती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जब एकदम अनंत पर यहाँ पहुँच जाएगा तब इसकी एनर्जी जीरो हो पाएगी। और यहाँ पर एनर्जी आप कैसी देख रहे हैं? निगेटिव। कैसे एनर्जी देख रहे हैं? निगेटिव। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में जब तक कोई पिंड रहेगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में जब तक कोई पिंड रहेगा तब तक उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव होगी, तब तक उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा तरंग का अभिलक्षण नहीं है? कौन सा तरंग का अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शंस हम आपको देते हैं। हाँ, इसमें मिसाइल वाले में ऑप्शन था धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या प्लस या माइनस। तो आप समझ गए शून्य, ऋणात्मक आंसर आने वाला है। ठीक है, कौन सा तरंग का अभिलक्षण नहीं है? हमारे पास ऑप्शन हैं लेमडा, हमारे पास ऑप्शन है फाई, हमारे पास ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी एफ, हमारे पास ऑप्शन है माध्यम। सोचिए जरा, हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम आपका इंतजार करते हैं। कौन सा तरंग का अभिलक्षण नहीं है? निम्न में कौन ऐसा है जो तरंग के लिए आवश्यक नहीं है? निम्न में कौन ऐसा है जो तरंग के लिए आवश्यक नहीं है? एक लेमडा, दूसरा फाई, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा मीडियम। कल्पना करिए इनमें से कौन ऐसा है जो तरंग के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखो बेटा, किसी भी तरंग में लेमडा होना ही होना है। उसका जो कला है y बराबर a sin ओमेगा टी में जब उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ओमेगा टी यानी उसमें कला होनी ही होनी है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो होनी ही होनी है। अब आपके दिमाग में होगा माध्यम भी तो सर होना ही होना है। कैसे होना ही होना है? हम कहते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। बताइए क्या माध्यम है उसमें? हम कहते हैं वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है, क्या उसमें मीडियम है? नहीं है। तो माध्यम का रिक्वायर्ड पैरामीटर, वेव का रिक्वायर्ड पैरामीटर माध्यम नहीं है। तरंग का वास्तविक गुण माध्यम नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपकी नॉलेज को बूस्ट करने में, आपके टेम्परामेंट को बनाए रखने में मदद कर रही होगी। और हम ये चाहेंगे कि आप सब लोग रेगुलर अपने क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई करते रहें। ये कहना व्यर्थ ही होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको बहुत अच्छा लग जाएगा तो यह काम अपने आप ही आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।